अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, कहता है विच अदर एटम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अलोंग विद द कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा मौजूद होता है। तो हम जब चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे पास वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। तो बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे मौजूद होते हैं किसी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा कार्बन के साथ मौजूद होता है। मतलब जहाँ पे कार्बन होगा हाइड्रोजन ज्यादातर बल्कि अक्सर औकात वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। कभी भी कार्बन अकेला नहीं आता, हाइड्रोजन उसके साथ लाजमी होती है इनके अलावा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होगा कार्बन के साथ। विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सी दूसरी मेटल यूज की जा सकती है। मतलब कि जिंक का तो रिएक्शन हमने पढ़ा है कि जिंक और HCl की मौजूदगी में हमने अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवाई, लेकिन कह रहा है कि इसके अलावा कौन सी जो मेटल है वो यूज की जा सकती है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम जो है ये ऐसी मेटल है जो कि इसको इस रिडक्शन के लिए यूज की जा सकती है, क्योंकि ये क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी वजह से जो है ना रिडक्शन का प्रोसेस जो है ना वो आसानी से करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, कहते हैं इफ नेफ्था अंडरगोज अ कंबस्शन रिएक्शन, कि नेफ्था को अगर कंबस्शन रिएक्शन करवाया जाए व्हाट प्रोडक्ट डू यू एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म। तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अगर आपने बुक में पढ़ा है, जब आप देखोगे तो नेफ्था जैसे याद आएगा तो साथ में जो है ना जल्दी से आप भाग के जो है ना अल्केन्स और अल्कीन्स को जो है ना टिक कर दोगे। तो ऐसे जल्दी नहीं करनी, आपने पहले देखना है कि पूछ क्या रहा है दरअसल। तो वो जो हमने रिएक्शन पढ़ा था कि नेफ्था की क्रैकिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंबस्शन के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंबस्शन का रिएक्शन होता है उसमें हमेशा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो तब इसका आंसर क्या बनेगा कि जब नेफ्था को कंबस्शन करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं। तो चार्ली इसका आंसर बनेगा, ये वाला इसका आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे क्रैकिंग का पूछा जाए तब इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन बनेगा। फोर्थ MCQ है, कहता है व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड HCl एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कि जिंक और जो HCl का मिक्सचर है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्यों काम करता है, इसके पीछे रीजन क्या है। आंसर ऑप्शन है, कहता है कि बिकॉज जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। तो इसके पीछे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती तो है, यानी कि जिंक की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर तो रही है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है, इसके पीछे वजह ये है कि जो नेसेंट हाइड्रोजन बन रही थी वो दरअसल उसकी रिडक्शन करवाती है अल्काइल हैलाइड्स की, उसी की वजह से जो है ना रिएक्शन होता है। तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा, बल्कि इसका आंसर क्या बनेगा कि बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद जिंक HCl विच एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, के एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो बनती है जिंक और HCl की मौजूदगी में, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। लेकिन चार्ली ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बिकॉज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड विद द जिंक HCl विच एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनती है इसकी मौजूदगी में जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। अब अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो हमने देखा कि जो जिंक और HCl के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो नेसेंट हाइड्रोजन बनती है जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्म कब होता है, जब H2 की फॉर्म में हो, तो वो उसका मॉलिक्यूल होता है और वो उस गैस को या फिर उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक फॉर्म में बन रही है, तो मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी जो कि इसको रिडक्शन करवाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन बनेगा कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो बेसिकली रिडक्शन करवा रही है। तो आंसर क्या है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहता है विच अल्केन विल एवॉल्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज बर्न्ड विद द ऑक्सीजन, कि इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलाया जाता है, इन सब में से कौन सी ऐसी अल्केन है जो ज्यादा अमाउंट में हीट बनाएगी, हीट पैदा करेगी। तो जब हम कंबस्शन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो मीथेन और इथेन की कंबस्शन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें ये था कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे उतना जो है ना हीट की मिकदार बढ़ती चली जा रही थी। मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होंगे किसी सब्सटेंस में उतना ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें अगर आप देखो, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 और ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा तो एलिमिनेट ही हो गया कि इनमें कार्बन की मिकदार इनकी निस्बत कम है। अब बचता है कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कौन सा जो है ना ज्यादा अमाउंट में हीट बनाएगा। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्बन है ये एंड्स पे जो मौजूद हैं हमारे पास, वो उन पर अटैक ज्यादा हो सकता है बनिस्बत इसके। तो मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ज्यादा एन ब्यूटेन स्ट्रॉन्ग है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जब उसको तोड़ा जाता है उतना ज्यादा मिकदार में हीट बनती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बनेगा, क्योंकि एन ब्यूटेन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आइसोब्यूटेन, जो कि चार्ली ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ज्यादा अमाउंट, आपसे पूछा जाता है कि जो ज्यादा अमाउंट में हीट किसकी बनेगी, तो आपने सबसे पहले कार्बन एटम्स को देखना है कि किसमें कार्बन एटम सबसे ज्यादा है। फिर देखना है कि जो स्ट्रेट चेन में कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड आ रहा है, या फिर ब्रांच्ड चेन में कौन सा आ रहा है। जो ब्रांच्ड चेन में होगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और जो स्ट्रेट चेन में होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और उसकी वजह से एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स कौन सा रिएक्शन नहीं देते। तो अगर आपने रिएक्शन ऑफ अल्केन्स पढ़े हुए हैं तो हमने उसमें पढ़ा था कि अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन और क्रैकिंग का हमने भी पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो अल्केन्स नहीं देते। इसके पीछे वजह यह है कि जो अल्केन के कार्बन एटम्स होते हैं वो फुली सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि उनमें कोई डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं मौजूद होता। एडिशन रिएक्शन तब होता है जब किसी एटम्स में जो है ना किसी मॉलिक्यूल में जो है ना कंपाउंड में 2 एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए, तो वो डबल बॉन्ड जो है ना एक टूटता है और उसी की वजह से जो है ना एक नया एटम जो है आकर उस कंपाउंड में ऐड हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वो कब होता है, जब किसी एटम में क्या हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। जैसा कि अल्केन्स में नहीं है तो ये एडिशन रिएक्शन भी नहीं देते। तो इसका आंसर भी यही बनेगा। नेक्स्ट है, कहते हैं विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। कि कोल माइंस में कौन सा हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसकी वजह से जो है ना एक्सप्लोजन हो जाते हैं, धमाके हो जाते हैं। तो ये हमारे पास मीथेन गैस ऐसी गैस है जो कि इस एक्सप्लोजन का बायस बनती है। ये दरअसल अक्सर औकात बल्कि ऐसा होता भी है, अल्लाह ताला माफ करे, कि घरों में जो है ना यही मीथेन गैस ज्यादा हो जाती है। दरअसल ये चूल्हे में जो गैस आती है वो मीथेन गैस ही होती है ना। तो जब लीकेज हो रही होती है, गैस लीकेज, तो उसकी वजह से ये गैस जो है ना घरों में भी जमा हो जाती है, और जैसे ही उसको इग्नेट किया जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाते हैं। तो कोल माइंस में तो ये ऑलरेडी मौजूद होती है, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन्स या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, उनमें मीथेन गैस मौजूद होती है। कोल माइंस में भी यही अवेलेबल होती है, और जैसे ही इसको कहीं से इग्निशन मिलती है तो इसकी वजह से जो है ना एक्सप्लोजन हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी यही बनेगा। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड था तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, कहते हैं विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद जिंक HCl। जब जिंक HCl की मौजूदगी में ये इथाइल ब्रोमाइड है इसको ट्रीट किया जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप इसका रिएक्शन देखो, तो जब हमने इसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग
मैं इसको ज़रा दोबारा खोल के दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये रहा रिएक्शन कि जब आर एक्स की बात करें, यानी कि जनरल बात है कि आर की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा और एक्स की जगह पे जो है ना हमारे पास हैलोजेंस मौजूद होती हैं। तो जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होता है, जो ये नेसेंट हाइड्रोजन बनी थी ये क्या होती है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और इसकी जगह पे आके जो है ना ऐड हो जाती है। आर के साथ भी यही एक हाइड्रोजन आर के पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन एटम जो है ना इसके साथ एक्स के साथ मिलकर एच एक्स की फॉर्म में बन जाता है। तो इस केस में क्या था कि क्लोरोमीथेन था हमारे पास, जिसमें क्या है क्लोरीन है और जो नेसेंट हाइड्रोजन बनी वो क्या करेगी, इसको तोड़ के जो है ना एक और हाइड्रोजन इसके पास चली जाएगी जो कि CH4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्लोराइड है वो अपने एसिड में यानी कि HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे Br लगा दूं तो क्या होगा, ये तो वैसे का वैसे बनेगा कि इसकी जगह पे जो अल्काइल ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन लेके जो है ना अपने रिस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो जैसे रिएक्शन हुआ ये एक हाइड्रोजन लेके अपने रिस्पेक्टिव अल्केन यानी कि मीथेन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसकी जगह पे कोई इथाइल ग्रुप होगा तो ये भी क्या करेगा, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में यानी कि इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोपाइल ग्रुप अगर होगा तो वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये अपने रिस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारे पास जो हैलोजिन होती है वो मिलकर H के साथ मिलकर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पे क्या पूछ रहा था, इथाइल ब्रोमाइड। तो आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि जो हमारे पास हैलोजिन है वो कौन सी यूज हो रही है, तो उसका मेन प्रोडक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। उसकी वजह से जो है ना रिस्पेक्टिव हमारे पास एसिड बनता है। आपने देखना क्या है, इस चीज को देखना है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है। तो वहां पे क्या कह रहा है, इथाइल ब्रोमाइड, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इसका आंसर बनेगा कि ये अपने इथेन में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे पास इधर बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अगर ये मिथाइल ब्रोमाइड कहता तो अल्फा ऑप्शन बनता, अगर ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहता तो ये चार्ली होता और प्रोपाइल कहता तो ये डेल्टा ऑप्शन होता। तो आपने उसको देखना है कि ये वाली चीज कौन सी है, जो उसका अल्काइल ग्रुप कौन सा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है वो कौन सा प्रोसेस नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जो है आप हेलोजेंस कौन कौन सी होती है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इनके जो रिएक्शन होंगे उनको हम रिस्पेक्टिव उनके नाम के बदौलत जो है ना उनको नाम देंगे। यानी कि अगर फ्लोरीन ऐड हो रही है तो उसको फ्लोरीनेशन कहेंगे, क्लोरीन ऐड हो रही है तो क्लोरीनेशन, इसी तरीके से ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमिनेशन और आयोडीन को आयोडीनेशन कहेंगे। तो अगर आपको हेलोजेंस का पता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कौन से रिएक्शन ये हो सकते हैं। लेकिन क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना तोड़ा जाता है बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे उनके रिस्पेक्टिव अल्केन्स में, या अल्केन्स या फिर अल्कीन्स में। तो मतलब क्या हुआ, क्रैकिंग का प्रोसेस कोई हेलोजिनेशन का प्रोसेस नहीं है, किसी हेलोजेंस को ऐड नहीं किया जाता, बल्कि जो लार्ज हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको तोड़ा जाता है। तो यही इसका आंसर बनेगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न द प्रोपेन। कि प्रोपेन को बर्न करने के लिए आपको कितना अमाउंट में जो है ना ऑक्सीजन दरकार होगी। तो आपने इसका रिएक्शन लिख देना है और उसको जो है ना बैलेंस कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। तो प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि C3H8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C3H8। और इसकी जब कंबस्शन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये क्या होता है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो आपने सबसे पहले जो है ना इनको बैलेंस कर लेना है। आप काउंट करो कार्बन कितने हैं, लेफ्ट साइड पे कार्बन हमारे पास 3 हैं और राइट साइड पे कार्बन हमारे पास 1 ही है। और अगर लेफ्ट साइड पे आप हाइड्रोजन को काउंट करो तो 8 हाइड्रोजन है और इस साइड पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन और कार्बन है उनको बैलेंस कर लेना है, देन आपके पास ऑक्सीजन को बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो इस साइड पे 3 कार्बन है तो इस साइड पे भी 3 लगाना पड़ेगा हमें।
और हाइड्रोजन की बात करें तो इस साइड पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, तो इस साइड पे 2 है, मतलब क्या हुआ, इसको 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब आपने जो है ना ऑक्सीजन को काउंट कर लेना है। इस साइड पे कितने हो गए ऑक्सीजन, 3 2 आर 6 ऑक्सीजन एटम ये हो गए, और ये जो है हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम ये हो गए। 6 और 4 कितना हो गए, 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं हमारे पास राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे अगर जाएं तो जस्ट हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल कह सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, 10 बनाने के लिए इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और हमारे पास आंसर भी आ जाएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने जो रिएक्टेंट्स पूछ के आपसे कहे कि कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हमें दरकार होंगे, तो आपने उसका जो है ना प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी सिंपल इक्वेशन लिख देनी है, फिर बाद में उनको बैलेंस कर लेना है। तो जैसे ही आप बैलेंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट में हमें जो है ना रिएक्टेंट्स चाहिए इसको रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।